लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। आगे शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, ये सैंपल पैराग्राफ हमने आपको बता दिया ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रीवियस पेज या इस पेज का। रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन ऐसे, ऐसे की रिक्वायरमेंट क्या होंगी। हम ऐसे की तरफ मूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि पैराग्राफ हमने सीख लिया है। हम आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं अपनी आखिरी मंजिल की जानिब। तो रिक्वायरमेंट ऑफ एन ऐसे क्या है, टाइप्स ऐसे के कौन कौन से होते हैं, प्रॉब्लमेटिक ऐसे क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे क्या होता है, लिटरेरी एसेस क्या होते हैं, और उसके बाद आपको असाइनमेंट दिया जाएगा। आप लोगों में से किस किस को अब तक फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ आपने इम्प्रूव किया है इन 5 लेक्चर्स में? आप में आपको फील हो रहा है कि आप में इम्प्रूवमेंट आ रही है, कुछ चीजें बेहतर हो रही हैं इन आपकी राइटिंग से रिलेटेड? चलें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शाबाश। आप पैराग्राफ जो है ना, पैराग्राफ आपका आपका जो पैराग्राफ है वो आपके ऐसे की जान है। उसमें आपको पैराग्राफ सिखा दिया गया है, आपको असाइनमेंट्स में देता रहूंगा, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, इसको लिखते रहना है। आपका ऐसे इंशाल्लाह चीते बन जाएंगे। आखिर में चल के आपसे मैं पूरा ऐसे भी लिखवाऊंगा, डोंट वरी। तो चलें, गुड टू नो, बड़ी खुशी होती है, अल्लाह का शुक्र है आपको समझ आ रही है। अब रिक्वायर हम पढ़ेंगे आगे ये चीजें। लेट्स मूव अहेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देख लें रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ऐसे की। नंबर 1, कंटेंट इज स्ट्रॉन्ग, फॉर्म इज वीक। अब कंटेंट कहते हैं आपके डेटा को, जस्टिफिकेशंस को, नॉलेज को। फॉर्म कहते हैं स्ट्रक्चर को। आपकी अगर स्ट्रक्चर कमजोर है, मतलब आपको टेक्निक्स नहीं आती पैराग्राफ्स लिखने की, ऐसे लिखने की, लेकिन आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, आपके पास कंटेंट बहुत ज्यादा है, आपने ऐसा ऐसे लिखा जिसमें बहुत ज्यादा नॉलेज दी हुई है, लग रहा है कि नॉलेज से दरिया बह रहे हैं आपके अंदर से, लेकिन आपको स्ट्रक्चर नहीं पता ऐसे का, आपका ऐसे फेल हो जाएगा। अनएक्सेप्टेबल, कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। अगर आपके पास टेक्निक नहीं है ऐसे लिखने की, आपका नॉलेज किसी काम का नहीं है। काफी लोग आपने देखे होंगे कि आपके लंदन से, अमेरिका से, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आते हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से पढ़ के आते हैं इंटरनेशनली। इवन यहाँ की आपकी पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज, लम्स, कायद आजम, बहुत बहुत बड़े बड़े नाम वाली यूनिवर्सिटीज से पढ़ते हैं लोग। लेकिन उनकी इंग्लिश भी अच्छी होती है, डिबेटर्स भी होते हैं, राइटर्स भी होते हैं, आर्टिकल्स भी लिख रहे होते हैं, थीसिस भी लिख रहे होते हैं लोगों के लिए। और बाकी जो चीजें हैं, इंग्लिश लिटरेचर में इवन मास्टर्स की होती है, लेकिन फिर भी वो ऐसे में फेल होते हैं, क्योंकि ऐसे का लिखने का स्पेसिफिक तरीका होता है। हर चीज के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, इसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं। अगर आपको इसके रूल्स रेगुलेशंस नहीं पता बेसिक, तो आपकी नॉलेज किसी काम की नहीं है, आपका ऐसे फेल हो जाएगा। अब दूसरा दूसरा कंडीशन, आपका कंटेंट वीक है लेकिन आपका फॉर्म स्ट्रांग है। आपका कंटेंट, आपकी नॉलेज कमजोर है, कम है, डेटा कम है आपके पास, लेकिन आपका स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है। आपको पैराग्राफ बेहतरीन तरीके से लिखना आता है, आपकी इंग्लिश में फ्लो है, वोकेबलरी के मसले नहीं है, ग्रामर के मसले नहीं है, फ्लो का मसला नहीं है, आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकल है, रेलेवेंट है, स्ट्रक्चर ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच है, लेकिन नॉलेज की थोड़ी सी कमी है, डेटा की कमी है, तो आपका एक्सेप्टेबल है, आपका ऐसे पास हो सकता है। कि अगर आपको समझ आए कि एक टॉपिक है, उसके ऊपर मेरे पास डेटा कम है, लेकिन मैं इसको अच्छा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इसकी समझ बहुत अच्छी है मेरी, और आपकी स्ट्रक्चर भी आती है, तो आपका ऐसे पास हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि काफी CSS PCS ऑफिसर्स आपको ये कहते होंगे कि मैंने ऐसे पूरा लिखा, लेकिन मैंने उसमें बहुत कम डेटा दिया, मैंने उसमें एक भी कोटेशन नहीं दिया, लेकिन अलहमदुलिल्लाह
अल्लाह मैं पास हो गया हूँ और आपके सामने ऑफिसर खड़ा हूँ। ऐसे आपने देखे होंगे। आपने एक भी बंदा ऐसे नहीं देखा होगा कि मुझे ऐसे लिखना नहीं आता था और मैं पास हो गया। मुझे ऐसे की टेक्निक नहीं आती थी, मुझे पैराग्राफ की टेक्निक नहीं आती थी और मैं पास हो गया। मैंने सिर्फ नॉलेज जाके लिखी, 1 2 3 करके रिपोर्टें लिखी और मैं पास हो गया। कभी भी नहीं सुनेंगे आप, कभी भी नहीं सुनेंगे किसी से कि मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, मुझे लिखना नहीं आता था और मैं ऐसे पास हो गया। आवाज आ रही है सारों को? ओके। नीचे लिखा भी हुआ है, कंटेंट में आपके फैक्ट्स आते हैं, रेफरेंसेस आते हैं, कोटेशंस आते हैं, फॉर्म में आपकी कोहेरेंस, कनेक्टिविटी, रिलेवेंस और स्ट्रक्चर आता है सारा। अब ये दो दो कंडीशंस हमने पढ़ ली। एक हमने कहा कि कंटेंट स्ट्रांग है, नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन पैराग्राफ का स्ट्रक्चर नहीं आता, ऐसे के लिखने का रिदम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, कोई रूल्स नहीं फॉलो कर रहे, आपका ऐसे फेल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि आपके पास नॉलेज कम है लेकिन आपको लिखना आता है, आपकी अंग्रेजी ठीक है, आपके स्ट्रक्चर ठीक है, आपका ऐसे रिस्पेक्टेबल 40 लेके पास हो सकता है। तीसरी कंडीशन है कंटेंट इज स्ट्रॉन्ग, फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज आइडियल, दिस इज डिजायरेबल, कि आपको नॉलेज भी है। आवाज आ रही है आप लोगों को? द कंटेंट इज स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्म इज स्ट्रॉन्ग। अगर बोथ आर स्ट्रॉन्ग, दिस इज आइडियल सिचुएशन, दिस इज डिजायरेबल। आपका नॉलेज भी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है एक टॉपिक के बारे में, आपको स्ट्रक्चर भी आता है उसका, आप स्ट्रक्चरली बहुत खूबसूरत तरीके से पैराग्राफ्स लिख रहे हैं, प्रेजेंटेबल है, अच्छी अंग्रेजी है, फ्लो है, अंग्रेजी में स्ट्रक्चर बेहतर है, क्रिएटिविटी है, रिलेवेंसी है, और आपके पास फैक्ट फिगर्स भी हैं, रेफरेंसेस, कोटेशन, आर्ग्यूमेंट्स भी अच्छे हैं। आपका बहुत अच्छा ऐसे है ये, दिस इज डिजायरेबल पोजीशन। फिर चौथी कंडीशन है कंटेंट कमजोर है और फॉर्म भी कमजोर है, ऑब्वियसली फेल होगा। ना आपको ऐसे लिखना आता है, ना आपको स्ट्रक्चर आती है, ना आपके पास नॉलेज है, तो दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि आपका ऐसे फेल हो जाएगा। तो हमारा जो टारगेट हो, द टारगेट शुड बी डिजायरेबल। कहते हैं शूट फॉर द मून, यू विल बी अमंग द स्टार्स। टारगेट शुड बी डिजायरेबल, कि आपका टारगेट ये हो कि मैंने नॉलेज भी अच्छी रखनी है, मैंने कंटेंट भी अच्छा रखना है, मैंने फॉर्म स्ट्रक्चर भी अच्छा रखना है, मेरा स्ट्रक्चर पैराग्राफ्स का और ऐसे का बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ मेरी नॉलेज भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर तो आप आइडियल सिचुएशन में जाएंगे। अब अगर आप आइडियल सिचुएशन की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सीएसएस फेल नहीं होगी, फिर एटलीस्ट आप एक्सेप्टेबल जरूर हो जाएंगे, अगर आइडियल नहीं हुए तो। आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? चलें जी, थैंक यू सो मच, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ ऐसे। अब मेनली हमने ही डिवाइड किया है, हम लोगों ने, आपने, हमने, टीचर्स ने, बुक्स लिखने वालों ने डिवाइड किया है ऐसे को। किसी ने 4 5 टाइप्स कर दिए हैं, किसी ने 3 कर दिए हैं, किसी ने प्रॉब्लमेटिक आर्गुमेंटेटिव लिटरेरी कर दिया है, किसी ने डिस्क्रिप्टिव और इस तरह की कर दिया है। बाकी डिफरेंट किस्म की उन्होंने फॉर्म्स दे दिए हैं। तो खैर, मेनली जो है, फॉर सिंपल अंडरस्टैंडिंग आपके कुछ इश्यूज आते हैं जो आपके रिलेटेड होते हैं प्रॉब्लम्स से, जिनको हम प्रॉब्लमेटिक एसेस कहते हैं। अब जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, पॉवर्टी, करप्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, वट, ये सारे आपके इश्यूज हैं। मसाइल जितने भी हैं, मसाइल से रिलेटेड जो भी टॉपिक आएगा उसको हम प्रॉब्लमेटिक एसेस कहेंगे। पहले सीएसएस में प्रॉब्लमेटिक एसेस का बहुत ज्यादा रुझान था, दीज आर द इजीएस्ट वंस, और प्रैक्टिस स्टार्ट भी इधर से ही करते हैं लोग, आके आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल की तरफ जाएं।
दूसरा है आपका आर्ग्यूमेंट्स, जो आपसे आर्ग्यूमेंट्स मांगता है। आजकल जो सीएसएस का ट्रेंड चल पड़ा है उसमें मोस्टली आपके आर्ग्यूमेंट्स की तरफ चले गए हैं और लिटरेरी की तरफ चल गए हैं। अब प्रॉब्लमेटिक इक्का दुक्का आ जाता है जिसके पीछे पूरी दुनिया बढ़ जाती है और उसमें कुछ पास होते हैं कुछ नहीं होते। खैर, मेनली जो ट्रेंड चल पड़ा है, आप इंडिया के पास पेपर्स, यूपीएससी के पास पेपर उठा के देख लें, उनके भी आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी होते हैं। तो खैर, ये जो है ये तीन किस्म के ऐसे हमने कैटेगराइज किए हैं। वैसे कहीं ये रूल नहीं है कि ऐसे इस तरह होंगे, जस्ट अकॉर्डिंग टू आवर ऑब्जर्वेशंस, अकॉर्डिंग टू आवर पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट पेपर्स को कैटेगराइज करके हमने आपके लिए आसानी की है कि इस तरह से हो सकता है, ताकि आपको आइडेंटिफाई टॉपिक को करने में आसानी हो। इनको हम डिटेल्स में एक एक करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिलहाल आपके लिए, अब सपोज आप कुछ एग्जांपल्स हैं आपके सामने। प्रॉब्लमेटिक ऐसे क्या होता है? प्रॉब्लमेटिक ऐसे इज एन इशू बेस्ड ऐसे, किसी भी इशू से, प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, इशू से रिलेटेड होगा, उसको हम प्रॉब्लमेटिक ऐसे कहेंगे। फॉर एग्जांपल, आपका करप्शन, पॉवर्टी, टेररिज्म, एनर्जी क्राइसिस, वाटर क्राइसिस वगैरह वगैरह। These essays are simplest essays in CSS. They can easily be tackled with mainly these variables: causes, impact, solutions. मेनली causes, impact, solutions पे ये चलते रहते हैं। पहले जो सीएसएस होती थी 2007, 8, 10, 12 में, उसमें मेनली यही होता था कि लोग causes, impact, solution लिख के आते थे और 500 लोग पास हो जाते थे सीएसएस में। आजकल खैर ट्रेंड चेंज हो गया है, लेकिन आप नए हैं तो वी विल स्टार्ट स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हेयर। खैर, चलें नेक्स्ट पे चलते हैं, आर्गुमेंटेटिव एसेज। अब आर्गुमेंटेटिव एसेज, एन आर्गुमेंटेटिव एसे इज मोस्टली स्टेटमेंट बेस्ड एसेज। कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड एसेज होते हैं जो आप आर्गुमेंट्स तलब करते हैं। फॉर एग्जांपल, इज देयर सच अ थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म, क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जांपल, जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ, इस पे आपने आर्गुमेंट्स देने। फॉर एग्जांपल, इज कॉलोनियल मेंटेलिटी इंपीडिंग द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, क्वेश्चन मार्क। आर्गुमेंट्स मांग रहा है कि क्या कॉलोनियल मेंटेलिटी पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रोक रही है। यू हैव टू आइदर एक्सेप्ट और डिनाई द स्टेटमेंट, आपने या तो एक्सेप्ट करनी है या डिनाई करनी है। यू हैव टू आइदर गो इन फेवर और अगेंस्ट दैट स्टेटमेंट, या आपको फेवर में जाना है या आपको उसके अगेंस्ट जाना है। बेसिकली दीज एसेज डिमांड वैलिड, लॉजिकल एंड रिलेवेंट आर्गुमेंट्स टू प्रूव योर स्टैंड। ये ये जो एसेज हैं आपके, ये एसेज आपके डिमांड करते हैं लॉजिकल आर्गुमेंट्स, रेलिवेंट आर्गुमेंट्स और वैलिड आर्गुमेंट्स। अब एक सिचुएशन देखते हैं, यहाँ आपको तराजू और नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। ये कहाँ पर देखिए आपने, ये किस चीज का सिंबल है? जस्टिस का। अदालतों में देखा होगा, आंखों पे पट्टी डाल के तराजू हाथ में लिए खड़ा होता है एक पुतला। अब इसको आपके सामने विजुअल इसलिए दिखाया गया है ताकि आपके जहन में कुछ ना कुछ बैठ जाए। Hypothetically, if you are attempting an argumentative essay, perceive yourself as a lawyer who presents his case in a courtroom. अब वकील क्या करता है? जज के सामने आर्ग्यूमेंट्स करता है, अपने आर्ग्यूमेंट्स कहता है, अपने दलाइल देता है, अपने दलाइल पेश करके अपने जो उसका कंप्लेनेंट होता है या उसका क्लाइंट होता है उसको वो बचाने की कोशिश करता है। वो एविडेंसेस देता है, वो आर्ग्यूमेंट्स देता है, वो लॉजिकल भी होते हैं, रेलेवेंट भी होते हैं, और उसको he saves his skin from the clutches of law by giving his arguments. तो आप समझ लें, अगर आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे कर रहे हैं, आप कोर्ट में खड़े हैं और आप वकील हैं और आपने अपना केस जीतना है। सिंपली कहने का मकसद ये है। Am I clear? चले नेक्स्ट पे चलते हैं। अब लिटरेरी एसेस कौन से होते हैं? ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं लोगों को। मोस्टली जो लिटरेचर वाले होते हैं
वो भी बेचारे लिटरेरी एसेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि डिमांड्स इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ डीप थॉट्स, flow of language, background of the topic, and it must fulfill the appetite of reader. अब जो आपका एग्जाम सेटर होता है, आपका एग्जाम सेटर मोस्टली मोस्टली आपका एग्जाम सेटर, बीच में बेटा क्वेश्चन नहीं करें, जब मैं आपको आखिर में सबको मौका दूंगा। आपका जो एग्जाम सेटर है, आपका एग्जाम सेटर मोस्टली लिटरेचर के बैकग्राउंड से होता है, और उसने हजारों सैकड़ों किताबें पढ़ी होती हैं लिटरेचर के बारे में। you cannot you cannot you cannot prove your stance easily. You cannot satisfy the reader or examiner easily in the literary topics, इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं। What is a literary essay? A literary essay is quotation based essay. आपका आंसर इधर ही मिल गया जिसने पूछा था। Literary essay is mostly quotation based essay. The topic is taken from the words of eminent literary figure. You have to analyze that statement in different angles. Literary essays demand literary taste in your script to quench the literary thirst of your examiner. आपको वो लिटरेरी लैंग्वेज, वो लिटरेरी टेस्ट उसको देना पड़ेगा जो वो डिमांड कर रहा है टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, पंक्चुअलिटी इज अ virtue ऑफ बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लाइफ थ्रोज यू लेमन मेक लेमनेड। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लिटरेरी एसेज के। अब आते हैं आपके असाइनमेंट्स की तरफ। आपने घर पे जाकर कुछ काम करने हैं। 10 साल के पास पेपर्स उठाएं और उनमें पॉइंट आउट करें कि प्रॉब्लमेटिक कौन से हैं, आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी कौन से हैं, ताकि आपको पहचान आ सके कि किसको किस तरह टेकल करना है, कौन से टॉपिक को किस एंगल पे टेकल करना है। आगे जाके हम एक एक पे बहुत डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, असाइनमेंट्स भी देंगे और पढ़ेंगे भी। आपको ये इसलिए असाइनमेंट दिया जा रहा है कि कल को आपके सामने कोई पेपर आता है, आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये लिटरेरी है, ये आर्गुमेंटेटिव है, या ये प्रॉब्लमेटिक ऐसे है। आपको थोड़ी सी डिटेल इसकी बताई गई है, जस्ट फॉर एन आइडिया। मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कौन से लोग सही सिलेक्ट करते हैं। दूसरा जी असाइनमेंट है, मेक 2 आउटलाइंस ऑन फॉलोइंग टॉपिक्स। नंबर 1, इन पे आपने अपनी तरफ से जिस तरह आपको आउटलाइन बनानी आती है, मेक 2 आउटलाइंस। नंबर 1, एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान। नंबर 2, क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। नंबर 1, आपने एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, इसके ऊपर एक आउटलाइन बनानी है। नंबर 2, आपने क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। इन दो पे जिस तरह आपको समझ आती है, या आपने सुना है या सीखा है, आप आर्गुमेंट आप इस पे एक आउटलाइन बनाएं, ताकि हम देखें कि किस किस को किस किस तरह आउटलाइन बनानी आती है। कल से हम फॉर्मली एक एक आउटलाइन बनाएंगे भी क्लास में और आगे सीखेंगे भी। राइट 5 पैराग्राफ्स ऑन टॉपिक्स एंड टॉपिक फ्रॉम। अच्छा, अब क्या करेंगे कि ये जो आर्गुमेंट्स, ये जो आप आउटलाइन बनाएंगे एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान और क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, इनमें से आप कोई भी 5 टॉपिक सेंटेंस, क्योंकि हर आर्गुमेंट आपका या हर उसका सब आर्गुमेंट आउटलाइंस में आपके टॉपिक सेंटेंसेस लिखे होते हैं, तो उस आइडिया का आपने एक एक पैराग्राफ लिखना है। किसी भी एक आउटलाइन में से आपने एक ही रिदम में 5 पैराग्राफ्स, 5 पॉइंट्स पे 5 पैराग्राफ्स एक ही रिदम में लिखने हैं, ताकि मैं हम चेक कर सकें कि आप फ्लो कैसे देते हैं पैराग्राफ्स को। अब लेट मी रिपीट द असाइनमेंट। नंबर 1, you have to find out the problematic, argumentative and literary essays from the past papers 2014 to 2024.
Number two, you have to make two outlines of the following topics: extremism in Pakistan, critical analysis of education system in Pakistan, and you have to write 5 paragraphs on any of the outline that you have made among these out of these two topics.